हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इट्स ग्रैब नॉलेज। दोस्तों, एनवीएस पीजीटी 2022 15 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ था, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 प्रश्न पूछे गए थे। जो प्रश्न हम आगे करने वाले हैं। चलो दोस्तों, उन क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, अच्छे शिक्षक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। तो ये तो सरासर गलत हो गया कि जो जन्म से ही कोई शिक्षक नहीं होता है, वो उनको बनाया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन गलत। दूसरा कि प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग शिक्षकों के संदर्भ में नहीं किया जाना चाहिए। तो जो टीचरों के लिए जो ट्रेनिंग है, वो बहुत ही ज़रूरी होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा, शिक्षण शिक्षण एक कला तथा विज्ञान दोनों है। तो ये ऑप्शन कहीं न कहीं हमें ठीक लग रहा है। ऑप्शन 4 पढ़ते हैं। समर्पित शिक्षक हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं। तो जो डेडिकेटेड टीचर होंगे, वो हमेशा तनावग्रस्त नहीं होंगे, वो ऑलवेज़ माइंड फ्री होंगे। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन है हमारा, शिक्षण एक कला तथा विज्ञान दोनों है। तो ये आंसर सही होगा, ऑप्शन 3। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का कार्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, भविष्य की शिक्षा प्रदान करना, जीवन के प्रति समग्र दृष्टिकोण विकसित करना, धर्मों के प्रति आस्था का विकास करना, और चौथा ऑप्शन है, संचार कौशल का प्रशिक्षण। तो जो क्या है, शिक्षण कार्य का सही कार्य नहीं है। इसमें जो है शिक्षण का कार्य नहीं है, वो क्या है हमारा? पहला ऑप्शन जो हमने बताया कि भविष्य की शिक्षा प्रदान करना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शिक्षण क्या है, बच्चों का फ्यूचर ही बनाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जीवन के प्रति समग्र दृष्टिकोण विकसित करना। तो जो समग्र दृष्टिकोण मतलब जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, तो उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट में बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे व्यापक बड़े क्षेत्र को इसको समग्र दृष्टिकोण में विकसित किया जाता है। तो ये जो भी जितने इनके शारीरिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, भावनात्मक हो गया, या सोशली उन्हें क्या डेवलपमेंट के शिक्षण से ही होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी हो गया। चौथा ऑप्शन है कि संचार कौशल का प्रशिक्षण। संचार कौशल का प्रशिक्षण भी आज टाइम में बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये आंसर भी सही होगा। तो जो कि अब क्या है कि धर्मों के प्रति आस्था का विकास करना, ये ज़रूरी नहीं है हमारे शिक्षण में कि उनको क्या नहीं है। तो ये धर्मों के प्रति आस्था का विकास करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इसको ये गलत हो जाएगा। तो हमारा शिक्षण का कार्य कौन सा नहीं है? धर्म के प्रति आस्था का विकास करना। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की एक मूलभूत आवश्यकता नहीं है? तो ऑप्शन 1 है, अधिगम, अध्यापन, वातावरण। तो ये मूलभूत आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है, अधिगम, अध्यापन, वातावरण भी बहुत जरूरी है। और जो दूसरा ऑप्शन है, शिक्षण विषय वस्तु भी बहुत ज़रूरी है कि हाँ, तुम्हारा कंटेंट क्या है, ठीक है, तुम क्या पढ़ाने वाले हो, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और अधिगमकर्ताओं की उपस्थिति, जो लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी उपस्थिति तो मेन है। यदि वो ही नहीं होंगे तो तुम किसे पढ़ाओगे, हैं? जो कंटेंट है वो किसे दोगे? तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उनकी उपस्थिति मस्ट है ना? तो ये भी ज़रूरी है। जो चौथा ऑप्शन है कि अधिगमकर्ताओं की अभिप्रेरणा। तो इन ऑप्शनों के हिसाब से यहाँ पे जो ये क्या है, अधिगमकर्ताओं की अभिप्रेरणा, तो उन्हें क्या मोटिवेशन की ज़रूरत वहाँ पे अभी नहीं उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत अभी है नहीं वहाँ पे, जब तुम ये चीज़ें ले रहे हैं। हाँ, जब वैसे उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, बट यहाँ पे अभी इन ऑप्शनों के हिसाब से ये क्या है, गलत हो जाएगा कि उसकी मूलभूत आवश्यकताओं में ये मोटिवेशन नहीं आता है ना? तो ऑप्शन 4 इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो एक अच्छा शिक्षार्थी होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन 1, धैर्यवान श्रोता होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, अपने गुरु का भक्त। और तीसरा ऑप्शन, एक अच्छा व्यक्तित्व। और चौथा ऑप्शन है आज्ञाकारी व्यक्ति है।
तो देखो जो इसमें क्या हो सकता है कि एक अच्छा विद्यार्थी जो होता है वो कैसा होना चाहिए? एक धैर्यवान श्रोता, ये बहुत ज़रूरी है कि यदि वो ध्यान से सुनेगा तो उसकी जो भी चीज़ें वो सुनता है वो उसका रिटेंशन उतना अधिक होगा, है ना? ये उतनी उसे लर्न करने की क्षमता उसमें बढ़ जाएगी जितने धैर्य से वो सुनेगा किसी चीज़ को। और ये जो अपने गुरु का भक्त हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ, वो अपने टीचर का क्या है, भक्त हो। वो उसका क्या एक अच्छा शिक्षार्थी होना, अपने गुरु का भक्त होना ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि उसके ये गुण को प्रदर्शित करने के लिए कि वो एक अच्छा व्यक्ति है या अच्छा शिक्षार्थी है। तीसरा ऑप्शन कि एक अच्छा व्यक्तित्व। हाँ, व्यक्तित्व होना चाहिए कि उसका एक अच्छा व्यक्तित्व होना ज़रूरी है। बट एक जो ऑप्शन हमारा एक है कि एक धैर्यवान श्रोता होना आवश्यक है। आज्ञाकारी व्यक्ति भी होना चाहिए। तो इनमें जो ये चीज़ें हैं तो अब इनमें से जो सबसे सही कथन होगा तो हम कह सकते हैं उसे कि एक धैर्यवान श्रोता होना आवश्यक है। तो ऑप्शन एक एक इसका करेक्ट आंसर होगा। एक औसत अधिगमकर्ता। एक औसत अधिगमकर्ता क्या होना चाहिए? स्वार्थ से प्रेरित है। दूसरा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। मानसिक रूप से सतर्क है। या चौथा, जोखिम लेने से डरता है। तो जो जो एक औसत अधिगमकर्ता होता है तो वह हमेशा क्या करता है? जोखिम लेने से डरता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्न कारकों में से कौन सा एक कारक शिक्षा व्यवस्था के नियंत्रण से बाहर है? तो जो टीचर एजुकेशन सिस्टम के कंट्रोल से जो बाहर है वह कौन सा ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन है कि शिक्षकों का अकेडमिक स्तर। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षकों का बुद्धि बुद्धि स्तर। शिक्षकों का आयु स्तर। शिक्षकों का पूर्व का अधिगम। तो इसमें देखें कि जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या है उसका एकेडमिक स्तर तो उन्हीं के कंट्रोल में होता है ना। जो दूसरा है कि बुद्धि स्तर, इंटेलिजेंस भी वो चेक कर लेते हैं कि हाँ कितना इंटेलिजेंट है कितना नहीं है। ये टीचर एजुकेशन सिस्टम में वो पहले ही कर लेते हैं तो उनके कंट्रोल में है सारा कुछ। और ये क्या है शिक्षकों का आयु स्तर, तो ये भी वही डिसाइड करते हैं कि हाँ उनकी एज लेवल क्या होनी चाहिए, तो ये भी उनके कंट्रोल में है। बट ये चौथा चौथा जो है कि शिक्षकों का पूर्व का अधिगम, ये उनके हाथ में नहीं है कि वो क्या है उन जो प्रीवियस लर्निंग ऑफ टीचर्स जो है वो उनके हाथ में नहीं है कि जो पहले का अधिगम है वो उनके हाथ में उनके कंट्रोल में नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त होगा? है तो पहला ऑप्शन है कि व्याख्यान व प्रदर्शन विधि। दूसरा प्रश्न उत्तर विधि। तीसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि। चौथा है करके सीखने विधि। तो इसमें जो जब विज्ञान हम पढ़ते हैं तो विज्ञान के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि विज्ञान बिना बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं हो सकता है। यदि हम विज्ञान को बिना एक्सपेरिमेंट के पढ़ना शुरू कर लें तो इतना इफेक्टली हम क्या उसमें आगे इन्वेंशन नहीं कर पाएंगे, है ना। जितना हमने पढ़ा है जो थियोरेटिकली होगा उससे वो हमारा ज्ञान उतने में ठहर जाएगा, हम कुछ इन्वेंशन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जैसे कि इनमें ऑप्शन दिया गया कि व्याख्यान व प्रदर्शन विधि, तो प्रदर्शन विधि में और व्याख्यान विधि से इतना इफेक्टिव विज्ञान को पढ़ाया नहीं जा सकता है। प्रश्न उत्तर विधि से भी उतना नहीं पढ़ाया जा सकता है। और जो जैसे करके सीखने की विधि, यहाँ पे कह सकते हैं कि कर लर्निंग बाय डूइंग से ये ऑप्शन कहीं न कहीं यहाँ पे हो सकता था। बट जब हम विज्ञान की बात कर रहे हैं तो विज्ञान के लिए सबसे मस्ट जो हो जाता है वो है प्रयोगात्मक विधि। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों का हिस्सा नहीं है? तो मतलब जो क्या है की जो विधियाँ हैं वो क्या है शिक्षण विधियों का हिस्सा नहीं है, वो कौन सा है कि तो पहला ऑप्शन है कि व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि के वो तो शिक्षण विधि में आता ही है, तो पहला तो होगा ही, है ना। दूसरा क्या है कि प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि भी होती है कि हाँ तुम डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हो। और तीसरा जो है
कहानी विधि या स्टोरी टेलिंग मेथड भी तुम क्या कर सकते हैं। बट जो चौथा ऑप्शन है कि अन्वेषण विधि जो है, जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, एक शिक्षण विधि है। यहाँ जैसे कि हमें पता है कि ह्यूरिस्टिक शब्द यूनानी शब्द ह्यूरिस्को से बना हुआ है, जिसका अर्थ है कि मैं स्वयं खोज सकता हूँ। यूरिस्को का मतलब होता है कि मैं स्वयं खोज सकता हूँ। तो ह्यूरिस्टिक का अर्थ हुआ कि स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूरिस्टिक बच्चा क्या कर सकता है, अपने ज्ञान का खुद ही सृजन कर सकता है ना। तो ये ह्यूरिस्टिक मेथड में बताया गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, जो कि बच्चा खुद से ही अपना ज्ञान का सृजन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 कक्षा 7 के छात्रों को उप विषय सरसों का पौधा पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण सहायता शिक्षार्थियों को सर्वाधिक प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है। ऑप्शन 1 5 मिनट की वीडियो फिल्म दिखा के। तो इससे क्या है, हम 5 मिनट की वीडियो फिल्म दिखाएंगे तो उससे कोई प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें प्राप्त नहीं होगा। जो जैसे दूसरा है कि सरसों के खेत में जाना, तो ये उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है। अभी ऑप्शन 3 देखेंगे क्या है। सरसों के कुछ पौधों का नमूना, तो ये नमूना लाके भी इसमें थोड़ा बहुत अनुभव हो सकते हैं, पर एज कम्पेयर टू दूसरा है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सरसों के पौधों के चार्ट और चित्र बना के, तो ये चार्ट और चित्र तो वैसे भी देख लेते हैं, तो इसमें ज़्यादा इफेक्टिव ये नहीं होगा। या तो पौधों का सरसों के कुछ पौधों का नमूना लाओ, इससे बेटर है कि तुम वहाँ क्या है खेत में ही जाके उन्हें क्या ऑब्जर्व करो कि वो कब कैसे, उनकी पत्तियां कैसे हैं, उनका तना कैसा है, उनके फूल कब खिलते हैं, कब उनमें वो उनके सीड्स आते हैं। तो ये ज़्यादा ऑब्जर्व प्रत्यक्ष रूप से हम क्या कर सकते हैं, उन्हें अनुभव कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है जो एनबीएस पीजीटी में पूछा गया था। जो 10वां क्वेश्चन है, एनबीएस पीजीटी में 10 क्वेश्चन ही आते हैं इसके, जो कि ये हैं। जो लास्ट क्वेश्चन इसका ये है कि प्रश्न नंबर 10 है कि भारतीय स्कूल की शिक्षा मूल्यांकन प्रणाली में निम्न में से किस पर और अधिक जोर देने की आवश्यकता है। वैसे तो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से हमें बताया गया है कि पहला ऑप्शन है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, इन पे देने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इन पे ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं। छात्र भागीदारी, यहाँ ये बच्चे की स्टूडेंट पार्टिसिपेशन कह सकते हैं कि इससे हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि साप्ताहिक टेस्ट, वीकली टेस्ट लेने का तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं कि हाँ ले सकते हैं, बट उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता ये इम्प्रूवमेंट वैसे भी तो लेते ही हैं, तो इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट क्या करना है। शिक्षक केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली, तो ये तो टीचर सेंटर्ड इवैल्यूएशन स्टाइल तो वैसे भी है ही, तो उसमें कोई ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है नहीं। तो सबसे मेन जो इसमें ऑप्शन, इन चारों ऑप्शनों में से जो सबसे सटीक जो आंसर होगा इसका, जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ऑप्शन 2। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।